हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी मीडियम क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है आपका फिजिक्स के अंदर, विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र। इसमें आज हमारा टॉपिक होगा कि द्विध्रुव को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल व बलाघूर्ण ज्ञात करना। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाला बलाघूर्ण ज्ञात करना। तो बलाघूर्ण ज्ञात करेंगे हम। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें मैंने आपको गाउस के नियम और लगभग सारी चीज़ें आपको करा दी हैं, तो आप पिछले वीडियोज को ज़रूर देख लीजिए एक बार। जब तक वीडियोज को नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, चैप्टर 1 आपके क्लियर नहीं होगा। तो प्योर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम्स के लिए अलग हैं। तो हिंदी मीडियम स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्यूट चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करें। टॉपिक लगाइए, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण या बलाघूर्ण। समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण ज्ञात करना। तो ये देखिए, बलाघूर्ण हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था अच्छी तरह से कि बलाघूर्ण लगता कब है, जब दो बल या तो समांतर हो, एक दूसरे के उल्टे लगे हों। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं। हालांकि 11वीं क्लास का सारे बच्चे भूल जाते हैं, 11वीं के नाम पे तो आप लोग गजनी बन जाते हो। जैसे गजनी भूल जाता था ना, सारी चीज़ें ऐसे ही होता है। चलिए कोई बात नहीं है, हम 12th क्लास में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। मान लिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। समान विद्युत क्षेत्र कैसे लेते हैं वो हमें पता होना चाहिए। विद्युत बल रेखाओं के वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है कि जब समान विद्युत क्षेत्र होगा तो उसका मतलब है कि आपको समांतर और बराबर दूरी पर सीधी रेखाएं खींचनी है। तो वो किसको प्रदर्शित करेंगी, समान विद्युत क्षेत्र को। तो एक समान विद्युत क्षेत्र मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर समांतर रेखाएं खींचते चले जाओ बड़ी आसानी से। ये समांतर ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बना ली। तो मान लिया कि माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश है जो कि एक्स अक्ष के अंदर समांतर है। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव, माना कि कैपिटल ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। कैपिटल ए भी आप एक विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए। ये मान लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव ए भी हमने ले लिया, ए और इसका दूसरा पॉइंट आ गया बी। ये विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से बना होगा। आवेश से बना है, सभी जानते हैं, जैसे कि आपको पढ़ा चुके हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ए बी बराबर कितनी रखते हैं हम, 2a। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कितनी ले ली हमने, 2a। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष का मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू बनाने वाली रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पर है। तो विद्युत द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से थीटा कोण पर है। तो ये देखिए अब बच्चों, इसमें हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को रखा है।
हालांकि द्विध्रुव का खुद का भी विद्युत क्षेत्र होता है, हमने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से कि द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी, और किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते थे। परंतु यहाँ हमने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, वो विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो इसका प्रभाव वहाँ पर नहीं हम लगाएंगे, यानी कि इसके अक्ष और निरक्ष पर हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। हम केवल ये देखेंगे कि इसमें जो आवेश रखे गए हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में, उन पर इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। तो इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल कहाँ होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। और वो कितना लगेगा, एफ बी सदिश बराबर क्यू ई सदिश, और दिशा कहाँ होगी उसकी, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। तो ये हमारा आ गया एफ बी सदिश, ये हम यहाँ लिख रहे हैं एफ बी सदिश। अब माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, परंतु परिमाण में कैसा रहेगा, समान। तो ये मान लिया हमने एफ ए सदिश बराबर क्या होगा, ये माइनस क्यू ई सदिश। तो ये देखो कि दोनों बल, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्यू ई सदिश जो कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगेगा, और माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लग रहा है, परंतु दोनों बल परिमाण में समान है, क्योंकि आवेश समान परिमाण के हैं, और दिशा में कैसे है, विपरीत है। तो कुल बल जो आएगा, कुल बल यदि अपन निकालें, कुल बल इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो कितना आ जाएगा, एफ ए सदिश प्लस एफ बी सदिश, दोनों का योगफल बराबर हम देखें तो कितना आएगा, क्यू ई सदिश माइनस क्यू ई सदिश बराबर 0। यानी कि कुल बल इस द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में नहीं लगता है। तो जब किसी निकाय पर या किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल ही 0 है, तो वो निकाय कैसी होगी, संतुलन की स्थिति में होगी। परंतु पूरा संतुलन हम कब मानते हैं, जब वो ना तो चले और ना घूमे। चलने का मतलब क्या होता है, ना तो उसमें स्थानांतरीय गति हो और ना ही घूर्णन गति हो। तो ये जो बल लगता है ये तो स्थानांतरीय गति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बल यदि शून्य है तो वस्तु स्थानांतरीय गति नहीं करेगी। तो ये आंशिक संतुलन हुआ क्या नहीं, अभी हमने क्या किया, घूर्णन के बारे में पता थोड़ी किया है, अभी तो हमें ये पता चला है कि इस निकाय पर या इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। तो 0 जब बल आ रहा है तो ये जो निकाय है, निकाय का मतलब ये जो द्विध्रुव है ये इसमें गति नहीं करेगा, स्थानांतरीय गति बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला कुल बल 0 है, अतः विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरीय गति नहीं करेगा, तो स्थानांतरीय गति नहीं होगी। परंतु दोनों आवेशों पर लगने वाले बल परस्पर विपरीत दिशा में, और दोनों आवेश अलग अलग बिंदुओं पर रखे गए, एक ही बिंदु पर नहीं, दोनों बलों के बीच में एक दूरी है, दोनों बल कैसे हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, लेकिन एक ही रेखा पर नहीं। जब एक ही रेखा पर लगते थे, मान लीजिए एक ऐसे ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, तो सभी कुछ शून्य हो जाता था, ना तो स्थानांतरीय गति होती थी ना ही घूर्णन गति होगी, पूरा ही के पूरा का संतुलन की स्थिति आ जाएगी। जैसे कि 11वीं क्लास में पढ़ा है हमने कि आंशिक साम्यावस्था होती है और एक पूर्ण साम्यावस्था, यानी कि पूरा का पूरा जब होता है जब बल और बलागुण, घूर्णन गति का कारक कौन है, बलागुण, और स्थानांतरीय गति का कारक कौन है, बल। तो जब ये दोनों ही शून्य हो किसी निकाय के, तो वो निकाय वैसी की वैसी वहाँ पड़ी रहेगी। लेकिन यहाँ इस स्थिति में क्या हो रहा है कि बल तो हो गया शून्य, लेकिन ये दोनों बल परस्पर कैसे हैं, अलग अलग बिंदुओं पर कार्यरत हैं, जिसके कारण ये क्या करेगा, घूर्णन का निर्माण करेगा, यानी कि बलाघूर्ण उत्पन्न करेगा। यानी कि ये बल जो एफ बी है वो एफ बी क्या काम करेगा, इसको इधर की तरफ घुमाने का प्रयास करेगा, और जो एफ ए है वो इसको इधर की तरफ घुमाने का प्रयास करेगा। तो ये जो द्विध्रुव है
वो विद्युत क्षेत्र में घूमने का प्रयास करेगा और विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आने की कोशिश करता रहेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र इसको अपने पास बुलाएगा। सीधा सीधा सा मतलब क्या हो गया कि जब भी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो विद्युत क्षेत्र कहाँ पर आने की कोशिश करेगा, वो द्विध्रुव कहाँ पर आने की कोशिश करेगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं अब इस पर बलागुण कितना लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बलागुण का सूत्र, जो कि 11वीं क्लास में आपको बताया था। बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण टॉर्क। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? टॉर्क से। टॉर्क का मतलब होगा बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण टॉर्क बराबर एक बल का परिमाण, एक बल कौन सा ले लें, कोई सा भी ले लीजिए, मान लीजिए QE, और इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, हम यहाँ पर लंब खींच देते हैं, ये हमने लंब डाल दिया और लंब कहाँ मिला, बिंदु C पर। तो ये दूरी कितनी आ गई, B से लेकर के C तक की, तो ये आ गया BC, ये डाल दी हमने समीकरण नंबर 1। अब यहाँ तक आपका आ गया, यानी कि जो बलागुण इनमें उत्पन्न हुआ है, क्योंकि एक बल ऐसे लाने की कोशिश करेगा, दूसरा बल ऐसे लाने की कोशिश करेगा, तो ये इसमें दक्षिणावर्त घूमने की कोशिश करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आने की कोशिश करेगा। तो सीधा सीधा सा क्या है, ये चक्कर किसका है, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही आने की कोशिश करेगा। तब बलागुण टॉर्क बराबर QE। अब ये लंबवत दूरी निकालिए, लंबवत दूरी हम किससे निकाल सकते हैं, साइन थीटा से। इस त्रिभुज ABC में साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यहाँ पर लगाओगे, तो यहाँ मैं कर देता हूँ जरा, तो यहाँ पर कर रहे हैं, ये देखिए इधर, तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब, यानी कि BC बटे AB। तो BC बराबर आ जाएगा आपका AB साइन थीटा, और AB का मान कितना है, 2A साइन थीटा। तो BC बराबर हमारा आ गया 2A साइन थीटा। अब ये BC का हम इसमें मान रख देंगे, कितना मान रखा हमने, 2A साइन थीटा। अब देखिए कि Q इंटू 2A को हम अलग लिख लें, क्योंकि ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, और A साइन थीटा आप अलग लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2A, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा आपका PA साइन थीटा। ये बलागुण का सूत्र आ गया। इस बलागुण के कारण, यानी कि जब भी कोई भी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर बलागुण लगेगा, उस बलागुण का मान कितना होगा, PA साइन थीटा। बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना, इसको सेकंड चैप्टर में भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव अपने आप सरक रहा है। कौन बुला रहा है इसको, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बड़े प्यार से क्या कह रहा है, मेरे पास आ जा। तो आने के बाद ये कहाँ होगा, बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश आने की कोशिश करेगा हर हालत में। तो यहाँ पर आ गया बलागुण। अब ये देखिए इसकी दिशा क्या होगी, सदिश राशि है, तो बलागुण टॉर्क सदिश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा n कैप। अब ये P सदिश राशि, E सदिश राशि, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P सदिश क्रॉस E सदिश, क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं आप बना करके। तो ये दिशा कहाँ होगी, P सदिश व E सदिश के तल के लंबवत, यानी कि P सदिश आपका इधर लगेगा, ये रहा, E सदिश आपका इधर लग रहा है, एक ही बोर्ड पर लग गया क्या नहीं, ये तो इधर लग गया, और E सदिश इधर लग गया। तो बलागुण कहाँ होगा, इनके तल के लंबवत, इनका तल ये रहा, लंबवत कहाँ आएगा, आपकी तरफ या बोर्ड के अंदर की तरफ। तो हम क्या कह सकते हैं, बोर्ड के बाहर की तरफ लगा या बोर्ड के अंदर की तरफ लगा। तो सीधा सीधा आया कि नहीं बच्चों, कि बोर्ड के बाहर लगेगा या बोर्ड के अंदर लगेगा। अब एक ही जगह लग सकता है, या तो अंदर लगे या बाहर लगे। तो अंदर कब लगेगा, वो निकालेंगे अपन दाएं हाथ के नियम से। सदिश गुणनफल की दिशा किससे निकाली जाती है, दाएं हाथ के नियम से। वो भी सिखाते हैं आपको, 11वीं क्लास का ही टॉपिक है हालांकि,
तो सबसे पहले तो लिखिए दिशा कहाँ होगी, P सदिश व E सदिश के तल के लंबवत, P सदिश व E सदिश के तल के लंबवत। अब ये दिशा किससे दी जाएगी, दाएं हाथ के नियम से। देखिए कैसे निकालते हैं दिशा, हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए कि दो सदिश आपके इस तरह से लगे हुए हैं, ये एक सदिश हो गया E सदिश और दूसरा आपका लगा है P सदिश। ये P सदिश आपका इस तरह से लगा है, माइनस Q से प्लस Q इसकी दिशा होगी। ये इनके बीच का कोण है थीटा। तो अब विद्युत क्षेत्र तो ऐसा ही रहना है, विद्युत क्षेत्र तो जाएगा नहीं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा निश्चित है, कहाँ लग रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो P क्रॉस E करना है हमेशा आपको, E क्रॉस P मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे कि हम इस सूत्र को EP साइन थीटा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लिखा, P साइन थीटा, क्योंकि P घूमेगा, P इधर आएगा, यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से ही तो घूमेगा। तो दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि P व E के सदिश होने की दिशा उंगलियां प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी किसके द्वारा प्रदर्शित होगा, अंगूठे के द्वारा। तो P क्रॉस E कैसे करेंगे हम, ये देखिए जरा बोर्ड पर देखिए, गौर से देखिए, P क्रॉस E जैसे मैं कर रहा हूं तो अंगूठा कहाँ जा रहा है मेरा, अंदर की ओर। तो बलागुण की दिशा कहाँ होगी, अंदर की ओर। और यदि ऐसे चलता तो ये बाहर की ओर हो जाती, जो कि संभव नहीं है। तो सीधा सीधा सा यहाँ से आ जाता है। अब आप नोट कर लीजिए पूरा, फिर इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे अपन। नोट करिए बेटा, पूरा पूरा नोट कर लीजिए आप एक बार, अच्छी तरह से नोट करिए, फिर मैं मिटाल रहा हूं, इसको मिटाल दें। नोट कर लिया सबने, चलिए। अब देखिए हम इसकी कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, यह विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, तो विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण शून्य होता है। बलाघूर्ण कितना आएगा, शून्य। ये देखिए टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, PA साइन 0 बराबर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इस स्थिति को हम स्थायी संतुलन की स्थिति बोलेंगे। ये स्थिति क्या कहलाएगी, स्थायी संतुलन। कैसी स्थिति होगी, स्थायी संतुलन। यानी कि अब ये संतुलित हो गया, अब कहीं नहीं जाएगा। केवल एक यही स्थिति ऐसी है जिसमें ये स्थायी संतुलन हो गया पूरी तरह से, ना आधा संतुलित, यानी कि बल और बलागुण दोनों ही 0 हो गए। और ये विद्युत द्विध्रुव कहाँ गया, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। ये इसकी स्थायी संतुलन की स्थिति है। जैसे हम खड़े हुए हैं ना गुरुत्वाकर्षण में, तो हम खड़े हैं, तो ये हमारी स्थायी संतुलन की स्थिति हो गई ऐसे। अब ये देखिए कि यदि ये कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि मान लीजिए नंबर 2 पर हम लेकर के देखें, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो। तो उस कंडीशन में बलागुण टॉर्क बराबर कितना आएगा, PE साइन 90, या टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, PE, जो कि कैसा होगा, अधिकतम। कैसा आएगा बच्चों, अधिकतम। यानी कि ये सबसे खतरनाक स्थिति होगी। इसमें क्या होगा, लंबवत यदि रखा हुआ है तो सीधे कहाँ आने की कोशिश करेगा, सीधे आ जाएगा कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश।
यानी कि अधिकतम बलागुण लग रहा है, इस पर अधिकतम खींच जाएगी एकदम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये लंबवत आने की पूरी कोशिश कर जाएगा और फटाफट से विद्युत क्षेत्र के अनुदेश आ जाएगा। अब देखिए तीसरी स्थिति क्या बनेगी अपनी, कि यदि मान लीजिए थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री, यानी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के कैसा हो, प्रति समांतर हो, प्रति समांतर यानी कि उल्टा रखा हो, तो उस स्थिति में बलागुण टॉर्क बराबर पीई साइन 180 डिग्री बराबर 0, क्योंकि साइन 180 का भी मान 0 होता है, लेकिन बलागुण तो 0 आ गया, लेकिन इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, अस्थायी संतुलन। इसको क्या बोलेंगे, अस्थायी संतुलन। अब बच्चों ये अस्थायी संतुलन क्यों बनेगा, उसका भी कारण देखते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा कारण है कि इसकी वास्तविक जो स्थिति थी स्थायी संतुलन की, कि मान लीजिए कि एक द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, ये हमने माइनस क्यू से प्लस क्यू यहाँ पर बनाया, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही थी और इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी इधर ही होगी, तो ये दोनों एक ही दिशा में आ गए थे, यानी कि स्थायी संतुलन में थे। जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है, ऊपर से नीचे की ओर, मैं भी कहाँ खड़ा हूँ, ऊपर से नीचे की ओर, पैरों के बल खड़ा हूँ, आराम से खड़ा रहूँगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, कहीं दिक्कत नहीं है, पेड़ खड़े हुए हैं, आराम से खड़े हुए हैं। लेकिन यदि हम इस विद्युत द्विध्रुव को उल्टा कर दें, प्लस क्यू इधर बना दें, माइनस क्यू इधर बना दें, तो विद्युत क्षेत्र तो अभी भी हमारा इधर ही लग रहा है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ लगेगा, उल्टी दिशा में। 180 डिग्री का कोण जब भी बनेगा तो ये अस्थायी संतुलन माना जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सकता, संभव नहीं है इसके लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम उल्टे खड़े हो जाए, पैर हाथ नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े हो जाए, तो खड़े तो हो जाए, बाबा रामदेव की तरह से योगा तो कर लेंगे, बट कितनी देर तक, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अस्थायी संतुलन है। कैसा संतुलन है, अस्थायी। तो ठीक ऐसा ही इसमें होता है। तो ये देखिए बच्चों, बहुत आसान टॉपिक था आपका, सीधे सीधे हमने आपको इसके अंदर एक ही बात बताई कि विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण का मान कितना होता है, यदि उसको समविद्युत क्षेत्र में रखें उसकी दिशा कैसी होगी और उसकी शर्तें क्या क्या होंगी, वो कब स्थायी संतुलन में होगा, कब अस्थायी संतुलन में होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक।